सभी ने केरल जाने का फैसला किया और अपने घर पर बहाना बनाकर स्टेशन के लिए निकल पड़े। वेदांश ने अपने दोस्तों को भेज दिया क्योंकि उसे स्कूल में एप्लीकेशन मेल करनी थी, जिस वजह से वो बाद में स्टेशन जाने के लिए निकला। वेदांश के घर से निकलते ही मौसम ने पलटी खा ली। तेज तूफान के साथ बारिश भी होने लगी, मानो मौसम किसी अनहोनी घटना होने की चेतावनी दे रहा हो। तेज बारिश में वेदांश भागा जा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी ट्रेन ना छूट जाए। रात के 11 बजे का समय था। उस रात तूफान की वजह से ज्यादातर सभी लोग अपने अपने घरों में ही थे। ऐसे में कोई ऑटो या रिक्शा मिलना भी आसान नहीं था। तभी वेदांश का फोन बजता है। यार वेदांश, कहाँ है तू? जब ट्रेन चली जाएगी तब आएगा क्या? वेदांश का दोस्त अमजद बोला। हाँ यार, बस आ ही गया। वेदांश के स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन उसके सामने ही खड़ी थी। रघु ने हाथ हिलाया कर अपनी ओर इशारा किया और ट्रेन चल पड़ी। वेदांश भागकर ट्रेन पर चढ़ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। अपना बैग साइड में रखते ही वेदांश के फोन पर उसकी माँ का कॉल आया। बेटा, तेरे पापा का फोन आया था। चिंता की कोई बात नहीं है। वो जब ऑफिस से घर निकले थे तो फॉरेस्ट अफसर ने उन्हें तुरंत फॉरेस्ट हाउस जाने के लिए कहा था। जल्दी जल्दी में वो फोन करना भूल गए और बस में चढ़ गए। बस में ही किसी ने उनका फोन चोरी कर लिया था। जब फॉरेस्ट हाउस पहुंचे और घर पर कॉल करने के लिए फोन निकला तो देखा कि फोन नहीं है। क्या यार माँ, पापा इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? क्या कोई और फोन नहीं था वहां? वेदांश ने गुस्से में पूछा। हाँ, ऑफिस फोन था और घर पर फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उस फोन का तार किसी ने कट कर दिया था। वेदांश की माँ बोली। अच्छा, तो पापा अब घर आ गए ना? वेदांश ने पूछा। अभी नहीं आए। उनके पास थोड़ी देर पहले ही एक सिपाही गया था, उसी के फोन से हमें खबर दी। मैंने सोचा तुझे भी फोन करके बता दूं। कभी तो तू यहाँ आए और बेवजह परेशान हो। वेदांश की माँ बोली। चलो ठीक है माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद वापस आऊंगा। वेदांश ने इतना कहकर फोन रख दिया और चैन की सांस ली। वेदांश ने सभी को अपनी माँ की बातें बताई, जिसे सुनकर सभी सुकून से आगे जाने के लिए तैयार हो गए। लगभग 2 दिन का सफर तय करने के बाद वे लोग तिरुवनंतपुरम उतरे। स्टेशन के बाहर टैक्सी करनी चाहिए तो रघु के मोबाइल पर एक मैसेज 061 आया। वह इसका मतलब नहीं समझा। तभी सामने से एक 061 कोर की केप लगते हुए आदमी आया और इनसे हिंदी में पूछा, पल्लवीपुरम जाना है ना? सभी दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि अभी तक जितने भी टैक्सी ड्राइवर से पूछा उन्होंने पल्लवीपुरम जाने से मना कर दिया था। दूसरे टैक्सी ड्राइवर के हिसाब से पल्लीपुरम जाने के लिए 2 टैक्सी करनी पड़ती और ये लोग जल्द ही पल्लीपुरम जाना चाहते थे। 061 कोट वाले टैक्सी ड्राइवर के पल्लीपुरम जाने की बात सुनकर यह लोग समझ गए कि यह उसी का आदमी है जिन्होंने इन दोस्तों को यहाँ भेजा है, और ये टैक्सी ड्राइवर दूसरे टैक्सी ड्राइवरों से ज़्यादा अच्छी हिंदी बोल पा रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने उनका सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। अब इन्हें आपस में बात करते हुए भी डर लग रहा था। एक अजीब खौफ चारों के मन में था कि अब आगे क्या होगा। रामापुरम पहुंचकर उस टैक्सी ड्राइवर ने इन चारों को एक होटल में रूम दिलवाया, क्योंकि पूरी रात सफर नहीं कर सकते थे। होटल के कमरे में जाते ही अमजद बेड पर गिर गया। यार, न जाने किस मुसीबत में फंस गए हैं हम। अमजद अपने बालों को पीछे करता हुआ बोला। शश। रघु ने अपने बैग से डायरी और पेन निकाला और उसमें कुछ लिखने लगा। शायद इस कमरे में कैमरा लगा हुआ है। मुझे अपने अपने सोन दो। बिना बोले। रघु ने बहुत छोटा और अस्पष्ट लिखा था, क्योंकि रघु समझ गया था वो अनजान आदमी हाई टेक्नोलॉजी जानता है। वेदांश, नीलम और अमजद ने अपने अपने मोबाइल साइड टेबल पर रख दिए और साधारण बातें करने लगे। रघु ने सारे सोन उठाए और बाहर ले गया। बाहर जाकर देखा तो सभी के सोन में नेटवर्क आ रहे थे। उसका शक यकीन में बदल गया। रघु जैसे ही कमरे में जाने के लिए वापस मुड़ा तो अपने टैक्सी ड्राइवर से टकरा गया। क्या बात सर, रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाइए, सुबह निकलना भी तो है, वह टैक्सी ड्राइव बोला। रघु हड़बड़ाते हुए कमरे में चला गया। उसके चेहरे से सभी को पता चल गया
कि किसी को कोई फालतू बात नहीं करनी है। चारों दोस्तों को इस तरह का अवैध काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बस उनकी मजबूरी थी। सुबह होने के बाद टैक्सी ड्राइवर इन्हें पल्लीपुरम गांव छोड़कर चला गया। टैक्सी से उतरते ही एक महंत इनके पास आया और इनसे पूछा कि तुम दिल्ली से आए हो? इन चारों ने हाँ में सिर हिला दिया और महंत इन्हें अपने साथ ले गया। ये चारों भी नहीं जानते थे कि इन्हें कहाँ जाना है, लेकिन यह समझ चुके थे कि उस आदमी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। पैदल पैदल ही वह महंत इन्हें तालाब किनारे बनी एक झोपड़ी में ले गया। बाहर मेरा लड़का बैठा है, किसी चीज की जरूरत हो तो उसको बताना, मैं पूजा समाप्त करके आता हूं। इतना कहकर वह महंत वहां से मंदिर की ओर चला गया। झोपड़ी में पानी का जग व गिलास के अलावा और कुछ नहीं था। जमीन पर बस एक चटाई पड़ी थी। उन लोगों ने अपना सारा सामान वहां रख कर थोड़ी देर आराम किया। दोपहर लगभग 3 बजे वह महंत खाना लेकर वापस लौटा और उसने इन चारों को खाना परोसा। खाने में 4 इडली और सांभर था। महंत ने उन्हें बताया, आज रात तुम लोगों को लक्ष्मीपति मुकुंद मंदिर में जाना है। वहां 2 आदमी और महागुरु तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आपको नहीं लगता इस तरह से चोरी चुपके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करना गलत है? वेदांश ने कहा, कार्य कितना भी गलत हो लेकिन पैसे के आगे हर आदमी हार जाता है, इसीलिए गलत होते हुए भी इस कार्य को लोग अंजाम दे रहे हैं। महंत बोला, अगर हमसे भी हो दरवाजा ना खुला तो फिर तुम लोग क्या करोगे? वेदांश ने पूछा। हम लोग क्या ही कर सकते हैं? करते तो हमारे मालिक है। आज तक जितनों से भी उस दरवाजे खोलने की कोशिश कराई, सभी को मौत के घाट उतार दिया। महंत ने बताया। क्या? नीलम एकदम चीख पड़ी। क्या तुम लोग किसी को भी ऐसे ही मार दोगे? नीलम ने कहा। हमने दरवाजा खोल दिया तो भी तुम लोग हमें मार दोगे? रघु ने पूछा। आज तक कोई दरवाजा कोई खोल ही नहीं पाया, इसलिए तुम्हारा मरना भी तय है। मुझे नहीं लगता यह काम तुम लोग कर पाओगे। महंत बोला। यह तो जबरदस्ती है। रघु गुस्से में तेल मिलाया। जबरदस्ती नहीं, तुम्हें क्या लगता है अब तक जितने भी लोग दरवाजा खोलने गए उन सभी को हमारे मालिक ने मरवाया है? महंत ने पूछा। हाँ, तुम ही ने तो बताया। रघु ने कहा। नहीं, जो लोग मंदिर से बाहर वापस आ सके, अचानक ही अकाल मृत्यु हो गई, इन सब का कारण हमारे मालिक ही तो थे। यदि वह उनको ना भेजते तो वह लोग मरते भी नहीं। महंत बोला। तुम क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बताओ। कभी कहते हो कि हमारे मालिक ही करते हैं जो करते हैं, और कभी कहते हो कि उन्होंने नहीं मारा। वेदांश गुस्से में बोला। मतलब यह है कि मालिक ही बेवजह लोगों की जान खतरे में डालते हैं। मुझे तो वह दरवाजा शापित लगता है। पहली बार उस दरवाजे का निरीक्षण करने के लिए मालिक के छोटे भाई और उनके 3 साथी गए थे। उन्हें वहां कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही वो दरवाजा खोल पाए। वापस जब घर आए तो चारों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। महंत ने बताया। तुम यह कहकर कैसे कह सकते हो कि यह सब दरवाजे के कारण हुआ? हार्ट अटैक आना तो नॉर्मल बात है। अमजद बीच में ही बोला। नॉर्मल बात है, लेकिन एक ही दिन एक ही समय पर उन चारों को हार्ट अटैक आना यह नॉर्मल नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चारों की मौत का समय एक ही था। महंत ने कहा। अब वे चारों दोस्त भी सोच में पड़ गए थे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इतना ही नहीं, वो 7वां दरवाजा अपने में एक कहानी समेटे हुए है। गांव में तरह तरह की बातें हैं। मेरे यहां आने से पहले एक महंत रहते थे। उनका कहना था कि जब वे अभिमंत्रित धागों के साथ उस दरवाजे के पास गए तो उन्हें अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे उस पार बहुत सारे जानवर हो। वह दरवाजे के पास 5 मिनट भी नहीं रुक पाए और वापस आ गए। गांव के एक महाजन का कहना है कि आज से 20 से 25 साल पहले एक आदमी उस दरवाजे को खोलने गया था। तब उसने वहां 4 मुंह वाले सांपों को देखा और घर के वापस आ गया। घर वापस आने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। किसी को नहीं पता कि उसने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी। और कुछ का मानना है कि 7वां दरवाजे के पीछे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। अच्छा, उस आदमी ने हमें यह बताया था कि बाकी दरवाजों से खजाने निकाल लिए गए हैं, तो क्या तुमने भी वो खजाना देखा है? अमजद ने पूछा। मैंने तो नहीं देखा,
क्योंकि खजाना निकाले हुए शायद 6 साल हो चुके हैं और मुझे यहाँ आए केवल 2 ही साल हुए हैं, लेकिन मेरे गुरु बताते हैं कि उन्होंने वह सारा खजाना अपने हाथ से सरकार को सौंपा था और खजाना बहुत अधिक मात्रा में था, महंत ने बताया। अब मैं चलता हूँ, तुम लोग रात 9 बजे लक्ष्मीपति मुकुंद मंदिर पहुँच जाना, बाहर मेरा लड़का है, यह तुम्हें वहां तक ले जाएगा। महंत इतना कहकर और अपना झोला उठाकर चला गया। मुझे तो यह सब सुनकर वहां जाने से अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है, नीलम बोली। क्रमशः अगला भाग जल्द ही प्रकाशित होगा।